हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो है अपने आगामी एग्ज़ामों की तैयारी में जुटे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो लूसेंट एमसीक्यू जीके है, यानी जीके की जो बुक आती है एमसीक्यूज़ लूसेंट की, उससे मैं डेली 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उनको लेके आता हूँ। तो अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस को देख के, इन क्वेश्चंस को सुन के कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लेके आता रहूँ। और दोस्तों, आज ही इस वीडियो का जो 4th पार्ट है वो रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए देखते हैं यहाँ पर जो आज का पहला प्रश्न है वो है अशोक के मनशेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान। तो ये दोनों जगह जो हैं ये पाकिस्तान में है। मनशेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके लिए आपके यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन ए है खरोष्टी लिपि, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है यूनानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो अशोक के जो मनशेहरा और शहबाजगढ़ी में जो शिलालेख मिले हैं वो जो हैं खरोष्टी लिपि में हैं। अब यहाँ पर अशोक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अशोक जो है वो क्या था? वो मौर्य साम्राज्य का एक राजा था, यानी जिसको अशोक महान भी कहा गया था। ठीक है। और अशोक जो है ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। ठीक है। और अशोक जो है ये 269 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी पूर्व में जो है ये मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। कब बैठा था? 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। और मगध की गद्दी पर बैठने से पहले जो है ये जो है अवंती वहाँ का यानी अवंती का क्या था? एक राज्यपाल था। ठीक है। तो ये आप जो है इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। और जो अशोक के जो शिलालेख, अशोक के जो लेख थे यानी अभिलेख थे, इनको जो है 3 भागों में बांटा गया था। नंबर 1 आता है अशोक के शिलालेख, नंबर 2 आता है अशोक के स्तंभ लेख और नंबर 3 आता है अशोक के गुहा लेख, यानी जो गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं या फिर गुफाओं में जो इसके बारे में जो है लिखा गया है। ठीक है। तो गुहा लेख उन्हें कहते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो मेनली आपने 14 सुने होंगे। इसी प्रकार से जो अशोक के स्तंभ लेख हैं वो आपने 7 सुने होंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आपके यहाँ पर ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी है नंद नागरी लिपि, ऑप्शन सी है शारदा लिपि, ऑप्शन डी है खरोष्टी लिपि। तो आपने ये बताना है कि निम्न में से कौन सी एक प्राचीन लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी खरोष्टी लिपि। ठीक है। तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करी है कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश यानी कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख पूछा गया है। तो इसके लिए जो है आपके ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए है हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी है जूनागढ़, ऑप्शन सी है नाना घाट, ऑप्शन डी है नासिक अभिलेख।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उसमें कलिंग नरेश खारवेल का वहाँ पर जिक्र किया गया है, या जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? यानी कि ये विशुद्ध संस्कृत था, इसमें जो है शुद्ध संस्कृत का प्रयोग नहीं हुआ था। तो वो सबसे लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था, आपने यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है यवन राजा मिनांडर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी है शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ऑप्शन सी है प्रथम राजा गोंडनो फेयरनेस के द्वारा, या फिर यहाँ पर ऑप्शन डी है कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसको यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप यहाँ पर, यह है पार्थव राजा, ठीक है। प्रथम नहीं है ये है पार्थव राजा गोंडनो फिनिर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यहाँ पर जो जारी किया गया था, ये किया गया था शक क्षत्रप यानी रुद्रदमन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो प्राचीन जो काव्य शैली है, यानी काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो जो है इनमें से किसके अभिलेख में मिलता है? इसके लिए आपके ऑप्शन है यहाँ पर रुद्रदमन के या फिर अशोक के, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रुद्रदमन था, यानी रुद्रदमन जो राजा था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रुद्रदमन के जो अभिलेख थे उसमें जो है काव्य शैली यानी प्राचीनतम काव्य शैली का यहाँ पर नमूना मिलता है, ठीक है। किसके अभिलेख में? यानी जो रुद्रदमन था उसके अभिलेख में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, या ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो आपने बताना है कि वो कौन सा अभिलेख था जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी उल्लेख मिलता है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो जो महाक्षत्रप रुद्रदमन था उसके जो है जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का यहाँ पर आपको उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और काफ़ी बार ये एग्ज़ामों में पूछा गया है कि जो समुद्रगुप्त था, अब ये तो आपको पता ही होगा कि जो समुद्रगुप्त था वो क्या था, एक गुप्त साम्राज्य का एक राजा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके राइट आंसर है, जो यहाँ पर ऑप्शन है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उसके किस अभिलेख में मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके जो है यहाँ पर ऑप्शन ए है ऐरण अभिलेख, ऑप्शन बी है गया अभिलेख, गया आपको पता होगा जो बौद्ध गया है बिहार में, उसी को जो है गया अभिलेख यहाँ पर कहा गया है, नालंदा अभिलेख ये भी बिहार में है, या फिर ऑप्शन डी जो है प्रयाग अभिलेख।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वो मिलता है उसके प्रयाग अभिलेख में। अब समुद्रगुप्त यहाँ पर आया है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में आया है यहाँ पर, तो इसके बारे में जो है कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो था ये क्या था, एक गुप्त साम्राज्य का सम्राट था और ये जो है ये विष्णु का उपासक था। इसको आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है समुद्रगुप्त किसका उपासक था, तो ये जो है विष्णु का उपासक था। दूसरा इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये जो है समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था ये, ठीक है। क्या था ये जो है विष्णुगुप्त जो है ये क्या समुद्रगुप्त जो है यहाँ पर ये क्या था, संगीत प्रेमी था। और इसका जो है पता कैसे चलता है, क्योंकि जो इसके समय के जो सिक्के हैं, ठीक है, जो इसके सिक्के हैं उस समय के, तो इसने क्या किया था, सिक्कों पर जो है जो सिक्के इसने चलाए थे उस समय उन सिक्कों पर इसको जो है इसकी यानी कह सकते हैं आप पिक्चर है, उस पर फोटो है और उसमें जो है इसको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया, यानी वीणा बजाते हुए उसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट हो जाएगा यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है, इसका लेखक जो था, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी पता लग रहा है, यानी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था उसका लेखक था हरिसेन, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ही जो है एक आंसर भी मिल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति जो लिखी थी वो किसने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। नेक्स्ट यहाँ पर इसी में पूछ रहा है, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो है किस शासक का दरबारी कवि था। तो हरिसेन जो है यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो हरिसेन था ये जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। क्या था, दरबारी कवि था, किसका, समुद्रगुप्त का, और कौन था, हरिसेन। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से जो है 2 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल गया है कि एक तो प्रयाग प्रशस्ति, यानी इसी को जो है इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक जो है कौन था, हरिसेन था। और हरिसेन किसका दरबारी कवि था, ये था समुद्रगुप्त का। तो इसके जो है यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन का पता लग गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो आपने सुना होगा कि महरौली दिल्ली में जो है एक लौह स्तंभ है, यानी उसकी एक विशेषता है कि उस लौह स्तंभ में जो है आपने सुना होगा कि अभी तक जो है उसमें क्या नहीं है, रस्ट नहीं लगा है, यानी वो जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ जो है उसका निर्माण जो है किस सदी में हुआ था। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर, ऑप्शन ए है 2री शताब्दी में, ऑप्शन बी है 3री शताब्दी में, ऑप्शन सी है 4वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी है 5वीं शताब्दी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4वीं शताब्दी में। तो इसका जो है 4वीं शताब्दी में यहाँ पर क्या हुआ था, ये महरौली स्थित, यानी महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सती प्रथा का पुरातात्विक जो यहाँ पर उल्लेख है वो यहाँ पर पूछा गया है कि वो कहाँ मिलता है। तो वो जो है सती प्रथा का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, इसके लिए आपके ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए है
भीतरगांव लेक से। ऑप्शन बी है वलसाड स्तंभ लेक से। ऑप्शन सी है ऐरण अभिलेख से। ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभ अभिलेख से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐरण अभिलेख से। तो सती प्रथा का जो है पुरातात्विक उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है कहाँ से? ऐरण अभिलेख से। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये भी आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो ऐरण अभिलेख है उसका जो है यहाँ पर किस शासक से संबंध है। तो ऐरण अभिलेख का जो संबंध है वो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए है ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी है भानुगुप्त। तो जो ऐरण अभिलेख है उसका संबंध जो है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त से। ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि जो ऐरण अभिलेख है उसमें जो है किसका पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? सती प्रथा का। ठीक है। किसका मिला है? सती प्रथा का। और ऐरण अभिलेख का जो संबंधित जो यहाँ पर सम्राट कह सकते हैं आप, शासक है, वो किसका है, यानी उसमें किस शासक का यहाँ पर वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है आपका भानुगुप्त का। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी है विक्रमादित्य प्रथम। या ऑप्शन डी है यहाँ पर विक्रमादित्य द्वितीय। तो यहाँ पर ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता, यानी एक तो क्वेश्चन आपको यही पता लग रहा है कि जो ऐहोल प्रशस्ति थी उसका रचयिता कौन था? रवि कीर्ति था। और ये जो है चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन बी है पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी है विक्रमादित्य प्रथम। ऑप्शन डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रवि कीर्ति था वो जो है यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था उसका दरबारी कवि था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन बी है बस खेड़ा अभिलेख से। ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑप्शन डी है ह्वेनसांग के वर्णन से। तो जो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर किससे? ऐहोल अभिलेख से। ठीक है। ऐहोल अभिलेख जो है यहाँ पर किसका था? पुलकेशिन द्वितीय का था, जो कि रवि कीर्ति ने लिखा। और उसमें जो है ये जानकारी दी गई है, यानी उसमें जो है हमें हर्ष और पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध हुआ था या संघर्ष जो हुआ था उसकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो जो कवि कालिदास जी थे उनका जो यहाँ पर उल्लेख मिलता है वो किस अभिलेख में मिलता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपका ऐहोल अभिलेख। ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख। ऑप्शन सी है अलापांडु दान लेख। ऑप्शन डी है हनुमा कोंडा उत्कीर्ण लेख।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऐहोल अभिलेख से जो है हमें पता चलता है कि उसमें जो है कवि कालिदास का वहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका? कवि कालिदास जी का उसमें जो है वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यानी ऐतिहासिक कथन, जो राजा के द्वारा जो है कुछ उपलब्धियां जो थी उनको जो है अभिलेखों में लिखवाना, अभिलेखों में दर्ज करवाना, उसका जो है प्रारंभ, यानी उस परंपरा का प्रारंभ जो है किस शासक के द्वारा यहाँ पर, यानी किस राजा के द्वारा जो है उसका सूत्रपात किया गया था, यानी शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपने बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका परांतक प्रथम, ऑप्शन बी है राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, या इनमें से ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा राज प्रथम ने जो है यहाँ पर अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ परंपरा, यानी प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये भी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रहता है, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? क्या कि भारत में सिक्कों का जो प्रचलन है वो कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए है आपका 600 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 300 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है कनिष्क के शासनकाल में, या ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 600 ईस्वी पूर्व से जो है यहाँ पर भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो यहाँ पर जो है जो यूनानी राजा जो उस समय आए थे उनके द्वारा जो है यहाँ पर सिक्कों का प्रचलन शुरू किया गया था। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि 600 ईस्वी पूर्व से जो है भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो भारत में जो है कौन सी इनमें से प्राचीनतम मुद्रा मानी जाती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर आहत सिक्के, ऑप्शन बी है इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, ऑप्शन सी है सीथियन सिक्के, या ऑप्शन डी है पार्थियन सिक्के। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आहत सिक्के जो हैं इनको यहाँ पर भारत की या भारत में जो है प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? ये यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, इसको आप अच्छे से याद रखें कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, भारत में जो है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, या भारत में जो है सबसे ज़्यादा सिक्के किसने चलाए थे। तो इस चीज़ को जो है आप लोग अच्छे से याद रखना कि जो भारत में जो सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो किसने चलाई थी। ऑप्शन ए है कुषाणों ने, ऑप्शन बी है इंडो बैक्टीरियन ने, ऑप्शन सी है शक ने यानी शक राजाओं ने, या ऑप्शन डी है गुप्त राजाओं ने यानी गुप्त शासकों ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर सबसे पहले जो सोने की यानी सोने के जो स्वर्ण मुद्राएं जो है वो चलाई थी यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडो बैक्ट्रियन जो आए थे उन लोगों ने जो है यहाँ पर क्या किया था, सबसे पहले क्या चलाया था, सोने की स्वर्ण मुद्राएं यहाँ पर चलाई थी।
ठीक है, किसने चलाई थी? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने चलाई थी। अब जो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर गुप्त साम्राज्य से भी आप याद रखेंगे कि गुप्त राजाओं ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जब आपसे पूछा जाए तो आपने उसका आंसर याद रखना है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त राजाओं ने यहाँ पर जो है क्या की थी? जारी करी थी। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के यानी शुद्ध सोने के सिक्के पूछा जाए यानी शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कही जाए तो वो किसने चलाई थी? वो चलाई थी यहाँ पर कुषाणों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जो है ये आप याद रखेंगे, शुद्ध स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, तो मैंने आपको जो है यहाँ पर एक साथ जो है 3 क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी, उसका आंसर हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन। आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों ने। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने यहाँ पर जारी की थी, तो वो की थी यहाँ पर कुषाण शासकों ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो सातवाहन जो वंश है उनके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। तो उस यहाँ पर पूछा गया है कि सातवाहन वंशों के समय जो है यानी सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो ऑप्शन ए है आपका सीसा, ऑप्शन बी है पोटीन, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है स्वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सातवाहन वंश थे उनके समय में जो है सबसे अधिक जो मुद्राएं बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी सीसा से। तो सीसा धातु से जो है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा मुद्राएं यहाँ पर बनाई जाती थी। और नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर इसका जो है यहाँ पर आंसर, तो इसका जो है यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ग्रीक वासियों ने, ऑप्शन बी है मौर्यों ने, ऑप्शन सी है कुषाण शासकों ने, ऑप्शन डी है शुंगों ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ये हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने, लेकिन ये जो है इन सब में से यहाँ पर कहा गया है, यानी ग्रीक वासियों में से या फिर मौर्यों ने या फिर शुंगों ने या फिर कुषाणों ने। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासकों ने। लेकिन भारत में जो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी करी थी वो करी थी इन्होंने गुप्त साम्राज्य के शासकों ने। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से जो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं इनमें से चलाई थी वो चलाई थी कुषाणों ने। लेकिन जब पूछा जाए, जब आपको गुप्त साम्राज्य भी यहाँ पर अगर ऑप्शन में होता तो आपने जो है गुप्त साम्राज्य की ओर जाना है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज़्यादा चलाई थी गुप्त शासकों ने, और शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं पूछा जाए तो वो चलाई थी कुषाण शासकों ने। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें।